हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 879 मरीजों की मौत हुई। वहीं इस दौरान 97,168 कोरोना मरीज ठीक हुए। प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,818 नए केस सामने आए। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 2,298 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना के 1,132, फरीदाबाद में 472 और करनाल में 327 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 145 नए केसेस सामने आए। अंबाला में कोरोना के 113, हिसार में 180, सोनीपत में 228, यमुनानगर में 160 नए केस सामने आए। इसी के साथ अब तक 3,282 मरीज कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से प्रदेश में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 9 से 5 नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसके मद्देनजर बीते दिन इसका असर भी देखने को मिला। नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर हरियाणा न्यूज ने झज्जर के लोगों से बात की तो उनके मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए सरकार का उचित कदम है। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही झज्जर में रात 9 बजे के बाद से ही दुकानें पूरी तरह से बंद दिखाई दी और रोड पर किसी भी तरह की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दी। बल्लभगढ़ शहर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला और यहां पर पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रात 9:30 बजे तक पूरे बाजार को बंद करवाया। इसके साथ ही पुलिस लगातार नागरिकों को कर्फ्यू आदेशों का पालन करने के लिए जागरूक करती रही। जहां लोग आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, वहां पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। कुरुक्षेत्र में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान SDM अखिल पिलानी ने कहा कि इस कोरोना कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल और गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। SDM ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना करें ताकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि केवल इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद जिला प्रशासन करनाल ने जितनी भी धार्मिक, सामाजिक या वैवाहिक कार्यक्रमों की परमिशन दी थी, उन्हें तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। कैथल में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से मेले में शामिल होने आ रहे लोगों को घर भेजा जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए लोगों पर डंडे चलाए। बता दें कि कैथल में लगने वाले इस मेले में विदेशों से भी लोग माता के दर्शन करने आते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक रही। लेकिन जाखल मंडी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल जाखल में दुकानें, रेहड़ी वालों के साथ साथ शराब के ठेके भी खुले दिखाई दिए। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सिरसा में नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हालांकि सिरसा के जिला सूचना एवं संपर्क विभाग के अधिकारियों और सिरसा पुलिस की ओर से बाजारों में नाइट कर्फ्यू को लेकर आमजन को निर्देश दिए गए हैं कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और कोई भी व्यक्ति इस दौरान बाजार में मौजूद ना रहे। इस दौरान सभी दुकानदार अपनी दुकानें भी बंद रखें। पूरे मामले को लेकर डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश दिए थे कि पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो कर दी जाएं, लेकिन महम के निजी स्कूलों में ना तो कोरोना आने का डर है और ना ही मुख्यमंत्री के आदेशों का यह पालन किया जा रहा है। दरअसल निजी स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि कोरोना की वजह से 1 साल तक स्कूल बंद रहे, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चे फोन में तरह तरह के गेम और वीडियो देखते हैं, जिससे बच्चों के गलत रास्ता अपनाने का भी डर है। ऐसे में स्कूल संचालकों ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में कक्षाएं बंद ना करें क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हैं। करनाल में निजी स्कूल के संचालकों द्वारा सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले का विरोध किया गया। संचालकों ने सरकार से मांग की है कि स्कूलों को फिलहाल बंद ना किया जाए। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन निजी स्कूल संचालकों में इस फैसले को लेकर रोष बना हुआ है। फतेहाबाद में सीएम के आदेश के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर डीईओ ने छापेमारी की और मौके पर स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को घर भेजा गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई गई। दरअसल डीईओ के स्कूल पहुंचते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बसों में बैठाना शुरू कर दिया। सीएम ने 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन स्कूल संचालकों ने सीएम के आदेशों को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद स्कूलों में छापेमारी हुई। महम के निजी स्कूलों में ना तो कोरोना आने का डर है और ना ही मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया जा रहा है। निजी स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि कोरोना की वजह से 1 साल तक स्कूल बंद रहे हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चे फोन में तरह तरह के गेम और वीडियो देखते हैं, जिससे बच्चों में गलत रास्ता अपनाने का भी डर है। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता के चरणों में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय शर्मा और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को शुभकामनाएं दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद के तत्कालेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा का विपुल गोयल ने आशीर्वाद लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए माता के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के हालात सुधरने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का मंदिर कमेटी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। विपुल गोयल ने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 139वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सोनीपत में एक बार फिर केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को खोल दिया गया। आपको बता दें कि आंदोलनरत किसानों ने टोल प्लाजा को शुल्क रहित किया था, जिसके चलते प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। हर रोज हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को फिर से शुरू करने के आदेश दिए, जिसके तहत प्रशासन के अधिकारी भारी सुरक्षा बल के बीच टोल प्लाजा को खुलवाने पहुंचे। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते सभी नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल प्लाजा और केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को किसानों ने शुल्क रहित करवा दिया था। किसानों के विरोध के बावजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाडरा हल्के में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों और आड़तियों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री के समक्ष आड़तियों ने गेहूं का उठान न होने की समस्या रखी, जिस पर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उठान में देरी न हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि उठान में एजेंसी अगर देरी करती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने मंडी में दी जा रही सुविधाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात कंटेनर में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझाने का काम कर रही थी। इस दौरान कैंटर चालक ने पुलिस की जिप्सी और फायर ब्रिगेड को टक्कर मार दी, जिससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे में 2 पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में मौजूद एक दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गौरतलब है कि गुरुग्राम में बीते 15 दिन में तीसरी आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग किन कारणों से लगी, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। अंबाला छावनी की टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग ने लकड़ी के गोदाम को पूरी तरह से खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि आग रात 11 बजे लगी और लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में लकड़ी के गोदाम को राख में तब्दील कर दिया। आग इस कदर भड़क गई थी जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के साथ 4 गाड़ियों को घंटों तक कड़ी मशक्कत करना पड़ा। लकड़ी के गोदाम में आग किन वजहों से लगी, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन गोदाम के मालिक की माने तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। गोदाम मालिक का कहना है कि आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, गोदाम मालिक ने बताया कि दमकल विभाग को जब फोन किया गया तो दमकल विभाग का एक ही ड्राइवर अलग अलग गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। रतिया के बुडलाड़ा रोड पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने किराना की होलसेल की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक ने लुटेरों का विरोध करते और शोर मचा दिया। दुकान मालिक ने जब शोर मचाया तो लुटेरे मौके से फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारी दुकानदार के पास पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और एक व्यक्ति के पास हथियार भी था, जिससे वो उन्हें गल्ला खोलकर रुपए निकालने की धमकी भी दे रहे थे। टीबी से बचने के लिए सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है और सफलता हासिल कर रहा है। साल 2020 में सोनीपत टीबी के मामले में जहां 20वें नंबर पर था और अब पूरे हरियाणा में दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में टीबी के क्वार्टर में करीब 700 मरीज आते हैं और यह आंकड़ा साल में करीबन 3500 के आसपास रहता है। विभाग के पास कंपोजिट स्कोर होता है, जिसमें इलाज शुरू करने वाले से लेकर ठीक होने वाले बिगड़ी टीबी वाले मरीज, स्क्रीन किए गए पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग के पास रहता है। डॉक्टर तरुण ने बताया कि टीबी को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के समर्थन में इनेलो ने आज फतेहाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया। इनेलो कार्यकर्ता जिला प्रधान बलविंदर सिंह कैरो की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान फतेहाबाद जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला प्रधान बलविंदर सिंह ने कहा कि आज लगातार पेट्रोल, डीजल और कीटनाशक दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसमें हर वर्ग परेशान है। उन्होंने सरकार से रोजगार और किसानों की मांग पर सुनवाई करने की अपील की है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर इनेलो के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इनेलो ने रोहतक में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के नेतृत्व में मानसरोवर पार्क को लेकर डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोनीपत में इनेलो कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अनाज मंडियों में गेहूं खरीद, बारदाने की कमी और बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। किसानों की फसल जैसे तैसे कर मंडी में पहुंचनी शुरू हुई थी कि अभी से मंडी के हालात बेकाबू होते नजर आने लगे हैं।
दरअसल रादौर अनाज मंडी में उठान की गति धीमे होने के कारण लाखों गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। इस पर आड़तियों का कहना है कि उठान में आ रही दिक्कतें सरकार की गलत पॉलिसी का ही नतीजा है। वहीं मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि इस समय मंडी में उठान की काफी दिक्कतें आ रही हैं। सोनीपत की अनाज मंडी में लाखों टन अनाज पहुंच चुका है, लेकिन लिफ्टिंग नहीं होने के कारण अनाज मंडियों में ही पड़ा हुआ है, जिससे न सिर्फ किसान परेशान है बल्कि आड़तियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत की अनाज मंडी में 1,10,000 बैग गेहूं रखे हुए हैं और विभाग के मुताबिक 1,90,000 क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है। लगभग 46,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 4 अप्रैल के बाद जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनकी फसल का वेरिफिकेशन न होने के कारण पोर्टल पर शो नहीं हो रहा, जिसके कारण उन्हें गेट पास नहीं मिल रहा, जिसके कारण भी किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अलग अलग दुकानों से अलग अलग संख्या में कट्टों को उठा पाना ट्रांसपोर्टर के लिए काफी मुश्किल भरा कार्य हो गया है। नूह में कस्बा पुन्हाना के नगीना होटल रोड पर अनाज मंडी में जाने वाले वाहनों की वजह से भारी जाम लगा रहा। जाम में तहसीलदार और खुद पुलिस विभाग की गाड़ी भी फंस गई। करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुशील चंद्रा ने मंगलवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में चुनाव संपन्न करना उनके सामने चुनौती रहेगी। आपको बता दें, सुशील चंद्रा 1980 बैच के IRS अधिकारी हैं। रेवाड़ी में एक पत्नी ने अपने नेवी जवान पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। पत्नी का कहना है कि उसका पति उसे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता है। पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जापान सरकार ने फुकुशिमा के रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने मंगलवार को बताया कि फुकुशिमा के 10 लाख टन से ज्यादा रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। दुबई में लंबे समय से चली आ रही उस अनिवार्यता को बंद करने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिसमें रमजान पर सभी रेस्टोरेंट्स को दिन में पर्दों से ढकना जरूरी होता आया है। ऐसा इसलिए ताकि रोजा रख रहे लोगों की नजर से खाद्य पदार्थ दूर रहें। हिमालय में बसे तिब्बत में 5 नए जीवों की खोज की गई है। ये जीव पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। इनमें एक अनूठा सफेद गालों वाला मैकेक बंदर भी है, जिसे भारत के अरुणाचल से सटी सीमा के निकट पाया गया। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत संधू ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित पढ़ने के लिए अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र आते हैं और भारत ज्ञान साझेदारी बनाने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सतत संवाद कर रहा है। म्यांमार की सेना द्वारा 1 फरवरी को देश में किए गए तख्ता पलट के बाद से अब तक कम से कम 701 लोगों को मारा जा चुका है। इसके अलावा 3100 लोगों को हिरासत में लिया गया और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ 650 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को लगातार 14वें दिन के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने सोमवार को बताया कि महामारी से प्रभावित 2020-21 में यात्री वाहनों की बिक्री 2% कम रही। वित्त वर्ष की शुरुआत में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी छमाही में बिक्री ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन ये क्षेत्र के पर्याप्त नहीं रही। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी नुआंस का $16 अरब में अधिग्रहण किया। सौदे के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को $56 प्रति शेयर का भुगतान करेगी। ये नुआंस की शुक्रवार को बंद भाव के मुकाबले 23% ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच महंगाई भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में ये 5.3% रही।
मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आज लीग स्टेज का अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगी। ये मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल में डेब्यू किया। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे सकारिया ने टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की और शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 बड़े विकेट लिए। आईपीएल के चौथे मुकाबले में सोमवार को पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल पर 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। पहलवान सोनम का घुटना चोटिल होने की वजह से उनके कोच कुलदीप सिंह ने सोनम की टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 दिन बाद शुरू हो रही एशिया चैंपियनशिप में खिलाने के हक में नहीं थे। अब रिपोर्ट में साफ हो गया है कि सोनम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। देश भर में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित एक कुंभ का वीडियो शेयर किया है और उसमें उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बात लिखी है। ऋचा चड्ढा ने एक बार फिर से बेबाक अंदाज दिखाते हुए हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ पर निशाना साधा। इस वीडियो को साझा करते हुए ऋचा ने इस महामारी फैलाने वाले को ये इवेंट बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सबसे ज्यादा फैलाने वाला इवेंट। पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैकपिंक की सदस्य रोजेन बाग उर्फ रोजे कोरियन न्यूजीलैंड गायिका हैं। हाल ही में रोजे ने अपने सिंगल डेब्यू के साथ ही एक नहीं बल्कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने इस पद को छोड़ने का कारण भी बताया। आपको बता दें कि दीपिका 2019 में मामी की चेयरपर्सन बनी थी। प्रोड्यूसर एकता कपूर की आने वाली वेब सीरीज हिज स्टोरी का पोस्टर लॉन्च होते ही विवादों में घिर गया था। फिल्म लोएब के मेकर्स ने ऑल्ट बालाजी पर पोस्टर चोरी का आरोप लगाया था। इस विवाद के बाद अब ऑल्ट बालाजी ने पोस्टर को डिलीट कर दिया है और मेकर्स ने माफी भी मांगी है।